हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने जाके प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट चेक करिए। वहाँ पे आप लोगों के लिए लाइन से वीडियो डली हुई है वहाँ पे, तो जाके उस प्लेलिस्ट को चेक करिए और लाइन से 1 to एंड स्टार्ट टू एंड वहाँ पे वीडियोस देखना स्टार्ट करिए। ठीक है, ओके। तो आज के इस बेसिक लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि अबाउट न्यूरॉन्स। हम देखने वाले हैं किसके बारे में? हम देखने वाले हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके नेट JRF के लिए। क्योंकि आपको अपनी बॉडी के बारे में तो मालूम है, आपको अपने बॉडी के सेल्स के बारे में मालूम है, लेकिन मनोविज्ञान के अंदर जब हम पढ़ाई कर रहे हैं माइंड के बारे में, ब्रेन के बारे में, है ना, उसी के साथ साथ हम पढ़ाई कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी जो मूलभूत इकाई है, जो आपके नर्वस सिस्टम की हम कह सकते हैं एक प्रकार से फंडामेंटल यूनिट है, जिसे हम कहेंगे कि मूलभूत इकाई है। जिस प्रकार से आपके बॉडी में सेल्स आपकी मूलभूत इकाई है, उसी प्रकार से आपके नर्वस सिस्टम के अंदर, आपके तंत्रिका तंत्र के अंदर जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? न्यूरॉन। बिना न्यूरॉन के आपका नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। इस जो न्यूरॉन है इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि जितने भी आपके क्या काम करता है, एक मैसेंजर की तरह काम करता है ना, आपके ब्रेन के लिए एक मैसेंजर की तरह काम करता है। जितने भी आपकी स्टिमुलस है, जो भी आपके उद्दीपक होते हैं, उद्दीपक जो भी एनर्जी सेंड करते हैं, उनको वो ट्रांसफ़र करता है आपके ब्रेन में एक अलग टाइप से। ठीक है, और उसी इन्फॉर्मेशन को फिर क्या करता है आपका ब्रेन? प्रोसेस करता है। और उसी के बाद आपका क्या डेवलप होता है? आपका मेमोरी, आपका एक्सपीरियंस, आपकी थिंकिंग, ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब एक चेन के थ्रू आप आते हैं एंड देन आपका ब्रेन इसके लिए आपको प्रोसेस करता है। ठीक है, ओके। तो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, उसके अंदर क्या क्या होता है और उसके जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं। ऑल राइट, तो इसके पहले हम देखें तो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक नंबर ये संरचना के बारे में, तंत्रिका कोशिकाएं, यानी कि जो आपके सेल्स हैं, जो आपके न्यूरॉन्स हैं, है ना, उसकी हम पढ़ रहे हैं संरचना। फिर हम देखेंगे कार्य, प्रकार। तो आज के इस लेक्चर में हम उसकी देखने वाले हैं कंप्लीट संरचना। आपका जो संवेदी तंत्र है, ये जो संवेदी तंत्र है ये कब आएगा? ये तब आएगा जब आपको नर्वस सिस्टम के बारे में अच्छे से मालूम हो। और उसी नर्वस सिस्टम में हम सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट जो है हमारे नर्वस सिस्टम की, उसको हम पढ़ रहे हैं, यानी कि न्यूरॉन्स को। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। ओके, तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये है आपकी तंत्रिका कोशिका की संरचना। सबसे फंडामेंटल यूनिट यही है, आपको अपने न्यूरॉन सेल्स में, न्यूरॉन्स में ये देखने मिलेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो क्या है? वो ये है कि किसी भी न्यूरॉन में 3 चीज़ें ज़रूर होंगी। ठीक है, 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं उनका होना। वो क्या क्या हैं? वो जो 3 चीज़ें हैं वो है आपकी नंबर 1, वो है आपका पार्श्व तंतु, यानी कि अभिग्राही छोर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे आज से। किसी भी न्यूरॉन में आपके जो न्यूरॉन सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल हैं, इसमें क्या है, आपके लगभग 12 अरब न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 12 अरब अब सारे एक जैसे होंगे, तो इनमें अलग अलग विभिन्नताएं हैं। ठीक है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, अलग अलग टाइप से। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि किसी भी न्यूरॉन में जो 3 चीज़ें होंगी, जो मोस्ट कॉमन है इन 12 अरब में, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे आएगा आपका पार्श्व तंतु, है ना, अभिग्राही छोर। ये क्या करेगा? ये स्टार्ट करता है मैसेज। सबसे पहले कहाँ एंट्री लेगा? आपका जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले कहाँ पे एंट्री लेगी? इस पार्श्व तंतु में एंट्री लेगी। ठीक है, तो नंबर 1 हो गया हमारा पार्श्व तंतु। इसे इंग्लिश में कहा जाता है आपके लिए डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट। तो डेंड्राइट का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि पार्श्व तंतु का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी न्यूरॉन में। तो मान लीजिए सवाल आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि न्यूरॉन में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या आएगा? पार्श्व तंतु हर किसी न्यूरॉन में आपको मिलेगा। देन दूसरी बात करें, सेकेंड हमारे पास है नंबर 2, हमारे पास है काय। काय यानी कि हम कह सकते हैं हमारी जो काया होती है, बॉडी, है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सोमा, है ना। तो ये हो गया आपका नंबर 2 काय। पहले कौन सा देखा हमने? पहले देखा हमने पार्श्व तंतु, दूसरा हमने देखा काय, यानी कि जो है सोमा है। तीसरी जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्रेषण, यानी कि अक्ष तंतु। ठीक है, 2 तंतु हैं और एक काय है, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, अक्ष तंतु जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं एक्सन। ठीक है,
इसका आप ध्यान रखेंगे। तो किसी भी न्यूरॉन में, आपके जीवन में कोई भी न्यूरॉन से आप टकराएंगे तो उसके पास ये 3 चीज़ें, ये बेसिक 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होंगी। ठीक है, कौन कौन सी? पहला होगा आपके लिए डेंड्राइट यानी कि आपका पार्श्व तंतु, दूसरा होगा आपके पास सोमा यानी कि आपकी काय, और तीसरा होगा आपके पास एक्सन। ठीक है, तो जो आप पढ़ते हैं मैनुअल में DSM, वहीं पे आपका M हट जाएगा और बायोलॉजी में क्या आ जाएगा? आपका A आ जाएगा, DSA, डेंड्राइट, सोमा एंड एक्सन। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पार्श्व तंतु ज़रूरी है। नंबर 2 पे काय, ये जो बॉडी देख रहे हैं आप, है ना, वो, और अक्षतंतु एक्सन, ये एक्सन चल रही है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एक्सन, अक्षतंतु। ठीक है, तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी न्यूरॉन में, बेसिक चीज़ें पार्श्वतंतु, काय और अक्षतंतु। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये क्या है? ये है आपका अभिग्राही छोर। ठीक है, इसका ध्यान रखें। किसी भी न्यूरॉन में, किसी भी तंत्रिका में क्या होगा? जो इन्फॉर्मेशन है, अब देखिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से एंट्री लेगी? इन्फॉर्मेशन आपकी एंट्री लेगी, इन्फॉर्मेशन आपकी जो एंट्री लेगी वो लेगी यहाँ से, आपके पार्श्व तंतु से एंट्री लेगी इन्फॉर्मेशन यहाँ से। ठीक है, घूमते 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 आपके बॉडी में जाएगी, बॉडी के बाद यह कहाँ जाएगी? अक्षतंतु में जाएगी। ऐसे जाते 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 यहाँ पे जाएगी, और यहाँ तक केवल जो इन्फॉर्मेशन है वो इतने ब्रैकेट में, यहीं तक इन्फॉर्मेशन रहेगी केवल इस न्यूरॉन के अंदर। इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, इस न्यूरॉन के अंदर यहाँ तक इन्फॉर्मेशन रहेगी, और यहाँ से फिर अगला कोई न्यूरॉन, अगला कोई पार्श्व तंतु उसको मिल सकता है ना, या फिर अगर कोई दूसरा सेल में इन्फॉर्मेशन जानी है तो वहाँ पे किसी दूसरी कोशिका में इन्फॉर्मेशन जानी है तो वहाँ पे चली जाएगी। लेकिन किसी भी न्यूरॉन में जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करेगी, कहाँ से करेगी? केवल आपके पार्श्व तंतु से अंतस्थ बटन यहाँ तक बस ट्रैवल करेगी। इस बात का आप ध्यान रखें। ओके, तो अब आपने स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसकी वर्किंग, कि ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, काय सोमा। सोमा या काय कोशिका जो है, काय कोशिका तंत्रिका कोशिका। ठीक है, आपका जो न्यूरॉन है, जो तंत्रिका कोशिका है, का मुख्य अंग है। ठीक है, जो बॉडी हमने देखी थी, इस प्रकार से जो बॉडी थी, जिसमें क्या था? एक बीच में एक केंद्रक था जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसका क्या है? मुख्य अंग है। इस कोशिका में कोशिका का केंद्रक यानी कि जो न्यूक्लियस है वो पाया जाता है, तथा साथ ही साथ अन्य संरचनाएं पाई जाती हैं जो हर प्रकार की जीवित कोशिकाओं में सामान्य होती है। तो कोई भी कोशिका अगर जीवित है तो उसमें क्या होना कंपलसरी है? आपका न्यूक्लियस होना कंपलसरी है। ठीक है, ओके। तंत्रिका कोशिकाओं की आनुवांशिक सामग्री केंद्रक में संचित होती है। ठीक है, तो जितना भी आपका आनुवांशिक मैटर है वो सब कहाँ संचित होगा? आपके केंद्रक में होगा, यानी कि आपके न्यूक्लियस में होगा। और यह कोशिका के पुनरुत्पादन एवं प्रोटीन संश्लेषण में तत्परता से सक्रिय होती है। तंत्रिका कोशिका का अधिकांश कोशिका द्रव्य काय कोशिका में होता है। ठीक है, तो जो कोशिका द्रव्य है कहाँ पे होता है? आपके सिर्फ सोमा में मिलेगा। इसके बाद बात करें, अगला जो है हमारे पास पार्श्व तंतु। ठीक है, जहाँ से क्या होगा? पार्श्व तंतु डेंड्राइट्स जो है हमारे पास, सबसे पहले देखा था हमने, शाखाओं की तरह की विशिष्ट संरचना वाले होते हैं जो कि काय कोशिका से निकलते हैं। ठीक है, तो देखा था हमने इस प्रकार की सोमा थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या थे? अलग अलग प्रकार के डेंड्राइट्स थे, यानी कि आपके पार्श्व तंतु थे। ठीक है, से निकलते हैं। ये तंत्रिका कोशिका के ग्रहण करने वाले सिरे होते हैं। ठीक है, तो आपका जो न्यूरॉन है उसमें हमने पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से एंट्री लेगी? आपके पार्श्व तंतु से एंट्री लेगी। ठीक है, तो ग्रहण करने वाली कोशिका कौन सी कहलाएगी? आपकी डेंड्राइट में, सॉरी, ग्रहण करने वाला कहाँ से होगा? आपके तंत्रिका में, कोशिका के अंदर, आपके डेंड्राइट से। इनका कार्य क्या होता है? निकटवर्ती तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तो जो भी नियरेस्ट न्यूरॉन होगा उससे संपर्क करेगी, या सीधे संवेदी अंगों से आने वाले तंत्रिका आवेगों को ग्रहण करना होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन अगर सेंसरी इन्फॉर्मेशन से आ रही है, कोई दूसरे सेंसरी ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो कहाँ घुसेगी? आपके डेंड्राइट में घुसेगी, यानी कि पार्श्व तंतु में घुसेगी। ठीक है, और मान लीजिए अगर सेकंड न्यूरॉन है वहाँ पे, फर्स्ट न्यूरॉन हमने देखा था, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करके कहाँ तक आएगी? यहाँ पे टर्मिनल बटन तक आएगी, एंड देन उसके बाद यहाँ पे अगला डेंड्राइट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। पार्श्व तंतु में विशिष्ट ग्राहक होते हैं जो किसी विद्युत, रासायनिक या जैव रासायनिक संकेत के मिलते ही सक्रिय हो जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका डेंड्राइट है इसमें क्या होगा? कुछ विशिष्ट रिसेप्टर ग्राहक होते हैं जो किसी विद्युत, रासायनिक, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल या जैव रासायनिक, बायोकेमिकल सिग्नल मिलते ही सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है कि आपके डेंड्राइट डी से
आपके पार्श्व तंतु से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन ग्रहण की जाएगी। देन ग्रहण किए हुए संकेत कहाँ भेजे जाएंगे, आपके काय कोशिका में भेजे जाते हैं, जो हमारा क्या था सेकंड सोमा। और इसके बाद अक्षतंतु में, यानी कि कहाँ घुसेंगे अब वो इन्फॉर्मेशन जो थी वो कहाँ जाएगी, अब वो जाएगी अक्षतंतु में, यानी कि हमारे एक्सन में। ठीक है, स्टार्ट होगा डी से, देन जाएगा एस में, एंड देन जाएगा एक्सन के अंदर, डेंड्राइट सोमा एक्सन, जिससे कि सूचना जो है अन्य तंत्रिका कोशिकाओं और मांसपेशियों में भेजी जा सके। फिर एक्सन के बाद एंट्री मारेगा एंड तक। अक्षतंतु अपनी लंबाई के साथ साथ सूचना का प्रवहन करता है। ठीक है, तो जितना लंबा एक्सन होगा वहाँ तक इन्फॉर्मेशन जाएगी, जो मेरुरज्जु में कई फीट तक और मस्तिष्क में 1 मिलीमीटर से कम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है अक्षतंतु कहाँ पे, मतलब न्यूरॉन कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा कि अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में है तो कई फीट तक हो सकता है वो एक्सन, और मस्तिष्क में क्या होगा 1 मिलीमीटर छोटा भी हो सकता है। अंतिम सिरे पर अक्षतंतु छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाते हैं, जिन्हें अंतस्थः बटन, टर्मिनल बटन कहते हैं। एक बार देख लीजिए यहाँ फिर से, देखिए यहाँ पे देखिए, ये आया आपका एक्सन, ये एक्सन था, ये आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्सन छोटे छोटे इसमें क्या हो गया है, यहाँ पे ये बढ़ गया है, यानी कि अंतस्थ बटन के रूप में यहाँ पे ये अलग अलग रूप में यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। तो ये हैं आपके कौन से बटन, टीबी टर्मिनल बटन। मेन चीज़ किसी भी न्यूरॉन में क्या होंगी, डेंड्राइट सोमा एक्सन। ठीक है, डेंड्राइट सोमा एक्सन, डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन एंट्री करेगी, देन कहाँ जाएगी, आपके बॉडी सोमा में जाएगी, देन फिर कहाँ जाएगी, एक्सन में जाएगी, आपके अक्षतंतु में जाएगी, है ना, और अक्षतंतु अंत में आके कहाँ हो जाएंगे, अलग अलग छोटे छोटे इसमें बढ़ जाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, अंतस्थः बटन। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का क्या होने वाला है, अंत होने वाला है, इसका आप ध्यान रखें। ओके, अंतिम सिरे पर अक्षतंतु छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाते हैं, जिन्हें अंतस्थः बटन यानी कि टर्मिनल बटन्स कहते हैं। इनमें अन्य तंत्रिका कोशिकाओं, कोई अगर दूसरा न्यूरॉन है, कोई दूसरा नर्व सेल है, उसमें तंत्रिका कोशिकाओं, ग्रंथियों, है ना, जितनी भी ग्रंथि है हमारी, और मांसपेशियों में सूचना भेजने की क्षमता होती है। ठीक है, तो एक्सन सूचना नहीं भेजेगा आपका किसी भी अलग न्यूरॉन में, वो सब नहीं भेजेंगे। सूचना कहाँ तक ट्रैवल करेगी, एक्सन से आपके टर्मिनल बटन तक ट्रैवल करेगी, एंड देन उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन कहीं और जाएगी। तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं सामान्यतः एक ही दिशा में सूचना का संवहन करती हैं। ठीक है, अर्थात पार्श्व तंतु से काय कोशिका, फिर अक्षतंतु, और वहाँ से अंतस्थ बटन तक। तो ये अभी आपको समझाया ऊपर हमने डायग्राम के थ्रू। ठीक है, वेरी गुड। तो जो एक ही डायरेक्शन में जाएगी हमेशा, अगर मान लीजिए न्यूरॉन ऐसा बना हुआ है तो इस तरह से जाएगी, अगर ऐसा बना हुआ है तो इस तरह से जाएगी। हमेशा कैसे जाएगी, सबसे पहले डीएसए फॉलो करेगी, डीएसए पैटर्न, डेंड्राइट सोमा एंड एक्सन। ठीक है, पार्श्व तंतु में सबसे पहले जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, काय कोशिका, और फिर अक्षतंतु, और वहाँ से अंतस्थ बटन तक। तो ध्यान रखिए, आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा डीएसए फॉर्मूला। हमेशा इन्फॉर्मेशन एक ही साइड में ट्रेवल करेगी। सबसे पहले कहाँ से एंट्री लेगी, पार्श्व तंतु से लेगी, देन काय कोशिका, और फिर अक्षतंतु से। ओके, तंत्रिका तंत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना का संवहन तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है। ठीक है, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है इसमें अलग अलग प्रकार की तंत्रिकाएं हैं। ठीक है, जो क्या है, अक्षतंतु एक्सन के ढेर होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही आपका एक्सन है, मतलब एक ही एक्सन है या एक ही न्यूरॉन है तो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। ऐसे कई सारी एक्सन, ऐसे कई सारे न्यूरॉन इकट्ठा होते हैं एक ढेर के रूप में। तंत्रिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, संवेदी एवं पेशीय। ठीक है, संवेदी तंत्रिकाएं जो हैं आपकी, जिन्हें अभिवाही तंत्रिकाएं भी कहते हैं, सूचना को ज्ञानेंद्रियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या होता है, आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दूसरी ओर पेशीय तंत्रिकाएं, जिन्हें अपवाही तंत्रिकाएं भी कहा जाता है, सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों तक ले जाती हैं। ठीक है, तो आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वहाँ से ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन कौन ले जाएगा, आपकी संवेदी तंत्रिकाएं, और उल्टा कौन करेगा वहाँ से, आपकी पेशीय तंत्रिकाएं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, अपवाही भी कहते हैं। तो अभिवाही और अपवाही, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में हमारे बैच के अंदर। ठीक है, ओके। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि केवल यही काम करती हैं, इनमें कुछ मिश्रित तंत्रिकाएं भी होती हैं, है ना। कुछ न्यूरॉन्स ऐसे भी होते हैं जो मिक्स होते हैं, इनमें क्या होता है, संवेदी और पेशीय तंतु भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक, एक बार दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, अभी हमने इसकी संरचना देख ली, है ना, कार्य देख लिया किस प्रकार से कार्य करता है। प्रकार में हम बात करेंगे तंत्रिका की, जब हम देखेंगे 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है ग्लियाल सेल भी, ठीक है, उसको भी हम कवर करेंगे। अब बात करते हैं हम तंत्रिकीय आवेग की। ठीक है, मतलब इम्पल्स। हम बात कर रहे हैं हम तंत्रिका आवेग की, यानी कि हमारा न्यूरल इम्पल्स की।
न्यूरल इम्पल्स की बात करेंगे हम। तंत्रिका आवेग किस प्रकार से होता है। तंत्रिका तंत्र में सूचनाएं। तंत्रिका तंत्र क्या हो रहा है यहाँ पे आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम में अनगिनत न्यूरॉन्स, अनगिनत कोशिकाएं, सब कुछ है। तंत्रिका तंत्र में सूचनाएं जो हैं तंत्रिका आवेग के रूप में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, आपका जो नर्वस सिस्टम है इतना बड़ा सा, इसमें क्या चलेगा, आपका तंत्रिका आवेग चलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूरल इम्पल्स। अंग्रेजी शब्दों का भी अध्ययन करना सीखिए, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, न्यूरल इम्पल्स क्या होगा, कहाँ होगा, आपके नर्वस सिस्टम में होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखें। जब उद्दीपक यानी कि कोई भी स्टिमुलस ऊर्जा ग्राहकों तक पहुंचती है, कोई है ना, जब उद्दीपक ऊर्जा कहाँ तक पहुंचती है, रिसेप्टर्स तक पहुंचती है, आपके ग्राहकों तक पहुंचती है, तब क्या होता है, तब आपके जो तंत्रिका समर्थता में क्या होने लगते हैं, आपके विद्युत परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चीज़ें स्टार्ट होना काम कर देती है वहाँ पे। तंत्रिका कोशिका की सतह पर, तंत्रिका कोशिका जो है उसकी सतह पर विद्युत समर्थता में आकस्मिक परिवर्तन को तंत्रिका समर्थता कहते हैं, है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब उद्दीपक ऊर्जा, जब क्या है, कोई स्टिमुलस कमज़ोर है ना, उद्दीपक ऊर्जा अपेक्षाकृत कमज़ोर होती है, तब विद्युत परिवर्तन जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इतनी कम होती है कि तंत्रिका आवेग उत्पन्न नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर स्टिमुलस कमजोर है तो क्या होगा, वहाँ पे न्यूरल इम्पल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। एक बिल्ली को देख के आपको कम डर लगेगा, है ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे वो स्टिमुलस को देख के वो एनर्जी आप नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, आपका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो क्रिएट नहीं कर पा रहा है उतना, तंत्रिका आवेग उत्पन्न नहीं हो पाते हैं और हम उस उद्दीपक का अनुभव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो डर का अनुभव है हमको बिल्ली को देख के नहीं हो सकता है। यदि उद्दीपक ऊर्जा अपेक्षाकृत सशक्त होती है तो विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर संवाहित होते हैं। ठीक है, तो शेर को देखने के बाद या चीता को देखने के बाद अपने से 4 फीट की दूरी पे जो तंत्रिका आवेग उत्पन्न होगा वो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ भेजेगा, फिर भेजेगा आपके CNS में, और फिर वहाँ से आप करेंगे भागने की तैयारी। ठीक है, तंत्रिका आवेग की शक्ति उसको उत्पन्न करने वाले उद्दीपक की शक्ति पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ पे दिया हुआ है तंत्रिका तंतु, आपके जो नर्व फाइबर हैं पूर्ण या शून्य सिद्धांत पर काम करते हैं। कल भी आपको बताया था लेक्चर के अंदर कि या तो पूर्ण रूप से काम करेंगे या शून्य काम करेंगे, है ना, पूर्ण या शून्य इस रूप से काम करेंगे, इसका ध्यान रखना है। पूर्ण या शून्य सिद्धांत पर काम करते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि वे या तो पूरी तरह से अनुक्रिया करते हैं या बिल्कुल नहीं करते हैं। या तो वो काम करेगा, है ना, ऑल और नथिंग का फॉर्मूला, या तो काम करेगा या फिर वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तंत्रिका आवेग की शक्ति, यहाँ पे ध्यान रखिए, तंत्रिका आवेग की शक्ति की बात हो रही है। ठीक है, तंत्रिका आवेग की शक्ति तंत्रिका तंतु के साथ साथ स्थिर रहती है। ठीक है, तो जैसा ये रहेगा वैसा ही आपकी इसकी न्यूरल इम्पल्स भी इसमें आपके अंदर रहेगा। ओके, ऑल राइट, ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे तंत्रिका कोश संधि के बारे में, हमारे बेसिक लेक्चर के अंदर। ठीक है, तंत्रिका कोश संधि के बारे में बात करेंगे, एंड देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे अहेड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए यस, अंडरस्टूड और वॉट एवर, और अगर नहीं आया है तो भी नीचे कमेंट कर दीजिए कि समझ में नहीं आया है, तो आप एक बार उसको फिर से देख लीजिए। ठीक है, ऑल राइट, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।